नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हमने कविताओं की बात की, हमने उपन्यासों की बात की, हमने साहित्य के बहुत सारे विधाओं की बात की, उर्दू गजलों की भी बात की। लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया कि हिंदी की गजल परंपरा में ऐसे कई नाम हैं जिन पे बातचीत होनी चाहिए। दुष्यंत पे बहुत संक्षिप्त में हमने बात की थी, जिसको कभी मैं विस्तार दूंगा, क्योंकि हिंदी गजलों की जो परंपरा है वो कई मायनों में उर्दू गजल से काफी अलग हो गई है। और कुछ उसमें इतने लोकप्रिय और बड़े नाम हैं जिनके बारे में, जिनके रचनाओं से हम परिचित हैं, लेकिन जिनके बारे में चर्चा कम होती है। आलोचना ने तो जैसे उनसे पल्ला झाड़ लिया है। शायद इसलिए भी कि इन गजलों को, इन बेहद लोकप्रिय गजलों को आलोचकों की जरूरत नहीं है, वो सीधे जनता तक पहुंचती हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही कवि की बात करना चाहता हूं जिन्होंने गजलों में कमाल का काम किया, बल्कि बिल्कुल खौलती हुई गजलें हैं, राजनीतिक नारों की तरह लगभग किसी आग के सांचे में ढली हुई गजलें, खुशबू और आंच देती हुई गजलें, बिल्कुल जला देने वाली गजलें। शायर का नाम बताऊंगा और आपको गजलें याद आने लगेंगी। वो हैं अदम गोंडवी। अदम गोंडवी के बारे में लेकिन हमारी बाकी जानकारी कितने कम है। अदम गोंडवी, जाहिर है कि ये शायरी का नाम था। उनका असली नाम जो है वो रामनाथ सिंह था, और बहुत लंबी उम्र उन्होंने नहीं पाई। वो पैदा 22 अक्टूबर 1947 को हुए थे, आजादी के 2-3 महीनों के भीतर। और 2011 में, शायद 17 दिसंबर 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इन दिनों कम से कम हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके हिसाब से हम पाते हैं कि हमारा कवि वक्त के बहुत पहले अलविदा कह गया। हालांकि इसी दौर में उन्होंने इतनी जलती हुई गजलें लिखी, उनकी कई सीमाएं भी रहीं। क्योंकि आलोचना ने उन पर कभी बात नहीं की है, इसलिए शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं गया है, लेकिन उन सीमाओं पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम सब याद करते हैं, और पूरी पूरी गजलें नहीं, जो बड़ी मशहूर हैं, उसके बाद कुछ ऐसी गजलें मैं सुनाऊंगा जो कम मशहूर हैं। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का वो जश्न मनाएं तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। तो वो जो गजल है, आप पाएंगे इतनी सीधी, इतनी तू तड़ाक करने वाले, नेताओं को बिल्कुल कटघरे में खड़ा रखने वाले शेर जो हैं, हमारी राजनीति के हम्माम को, नेताओं के नंगेपन को दिखाते हुए और मूल्यों की बात करते हुए। कई बार वो प्रगतिशील वाम चेतना के ऐसे कवि हैं, और कई बहुत मार्मिक गजलें भी उनके यहाँ हैं। जैसे उनकी गजल भी बड़ी मशहूर है, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हममें कोई खून, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहां हिटलर हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। कितनी दो टूक गजल है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और कितनी उद्धत घोषणा है कि हम में ही शक हैं, हम में ही हूण हैं, हम में ही मंगोल हैं, और इस बात को छेड़ने की जरूरत नहीं है। लोहिया कहा करते थे, मुझे याद आया, कि नदियों और खानदानों का उत्स नहीं खोजना चाहिए, मायूसी होती है, क्योंकि बीच बीच में कई बार आपको गंदगी मिलती है। खैर, मैं लौटता हूं अदम गोंडवी पे। ये सारे वो अशार हैं, ये सारी गजलें आपने सुनी होंगी। मैं जब जिस भी गजल को उठा रहा हूं,
पा रहा हूं कि इसको कितनी बार हमने पढ़ा है। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, मतलब गजलों में आशिक और माशूक शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पद हैं। तो जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मुझको नज्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। नेतागिरी जो करते हो उसमें आचरण को भी देखो अपने। खैर, खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग, इस शहर को रोशनी के बाकपन तक ले चलो। और उसके पहले का एक शेर है जो कहीं कहीं इशारा करता है कि अचानक अदम गोंडवी किस तरह लोकप्रियतावाद के भी शिकार होते थे। गंगा जल बुर्जुआ तहजीब की पहचान है, तृष्णगी को वोदका के आचमन तक ले चलो। अब इस शेर के अर्थ खोजने निकलेंगे तो लगेगा कि वो किस पे व्यंग्य कर रहे हैं। क्या उनपे जो वोदका पीते हैं, क्या उनपे जो पश्चिम परस्त हैं, इन पे लौटेंगे हम। लेकिन अब आप इसको देखिए, एक परंपरा से भी वो परिचित हैं अदम गोंडवी। उनको पुराने शायर, पुराने लेखक, पुराने कवि याद आते हैं और उनको बचा के रखने की जरूरत भी वो बताते हैं। जैसे 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, जो कोठियां बन रही उनसे मुल्क के मेयार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। ये नई पीढ़ी पे मबनी है वही जजमेंट दे, फलसफा गांधी का मौजूद है कि नक्सलवाद है। अब क्या नक्सलवाद को इन्होंने गांधी और नक्सलवाद के बीच कोई तुलना की है, मुझे नहीं मालूम। इसके बाद वो मंटो को भी लाते हैं। यह गजल मरहूम मंटो की नजर है दोस्तों, जिसके अफसाने में ठंडे गोश्त की रुदाद है। ठंडा गोश्त मंटो की बड़ी मशहूर कहानी थी, आपको याद होगा। कुछ गजलें अदम गोंडवी ने ये काम दुष्यंत ने भी किया था। असल में दुष्यंत को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने उर्दू की एक बड़ी पकी हुई विधा को, जिसमें महारथी, दुनिया के महारथी शायर आए, उसको बिल्कुल हिंदी की जमीन पे ढाल दिया। इतना बदला कि वो बिल्कुल एक स्वतंत्र विधा बन गई और उसको हिंदी में कई लोगों ने आजमाया। लेकिन देखिए हिंदी शब्दावली में, मतलब तत्सम शब्दावली में कैसी गजल अदम गोंडवी कह जाते हैं। मुक्ति कामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। आप कहते हैं जिसे इस देश का स्वर्णिम अतीत, ये पंक्ति वाकई बहुत मानी खेज है। आप कहते हैं जिसे इस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिशोध की, संत्रास की। ये बात कहना आसान नहीं था। यक्ष प्रश्नों में उलझ कर रह गई बूढ़ी सदी, ये प्रतीक्षा की घड़ी है क्या हमारी प्यास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया। यहां भी जो कंट्रास्ट वो पैदा करते हैं वो देखने लायक है। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। अब इस कंट्रास्ट में बाद में कभी लौटूंगा, अगर लौट पाया तो। गोलियां सल्फास की याद दिलाती कि हमारे युवा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब सेक्स की रंगीनियों का मामला, शायद जो खुलापन हमारे समाज में आ रहा है, शायद उनकी ओर, उसकी ओर उनका इशारा हो। इसी के साथ फिर मैं जिसकी बात करना, कई बार वो बिल्कुल ताजा मसलों पे, राजनीति के बिल्कुल चल रहे मसलों पे भी वो लिखा करते थे। जैसे एक दिलचस्प गजल मुझे मिली उनको पढ़ते हुए, जो शायद अन्ना हजारे के आंदोलन से भी जुड़ी रही। उस पे एक कमेंट की तरह, जब अन्ना में सबको गांधी दिखाई पड़ रहे थे, तब इन्होंने क्या देखा था देखिए। ये महाभारत है जिसके पात्र सारे आ गए, योग गुरु भागे तो फिर अन्ना हजारे आ गए। योग गुरु यानी रामदेव, आपको याद होगा, मतलब
दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में जब उनके धरने के बीच वहां दिल्ली पुलिस पहुंची तो कैसे महिलाओं के कपड़े पहन के उन्होंने भागने की कोशिश की थी। तो ये महाभारत है जिसके पात्र सारे आ गए, योग गुरु भागे तो फिर अन्ना हजारे आ गए। ठाकरे जो भी कहे वो बॉलीवुड दोहराएगा, इसलिए पंडाल में फिल्मी सितारे आ गए। बाबा के चरणों में है खाता विदेशी बैंक का, कैसे कैसे भक्तगण जमुना किनारे आ गए। आडवाणी गडकरी आए तो पर्दा उठ गया, सौदागर हैं वोट के दामन पसारे आ गए। ये अन्ना के आंदोलन में मुझे तत्काल याद नहीं आ रहा है कौन कौन आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी कलम में कतई ढील नहीं आने दी। बड़ा तीखा हमला, जो उनका स्वभाव था, आदम गोंडवी का जो मिजाज था उसके मुताबिक। और वो किस तरह चीजों को देखते थे, वो मतलब अंततः वो मानते थे कि गजल को गरीबों की, भूख की, प्यास की बात करनी चाहिए। उसको उसमें हुस्न और इश्क की बात बहुत हो चुकी, महलों की बात बहुत हो चुकी, सड़कों पे ध्यान जाना चाहिए। न महलों की बुलंदी से, न लफ्जों के नगीने से, तमद्दुन में निखार आता है घीसू के पसीने से। कि मरकज में रोटी है, मोहब्बत हाशिए पर है, उतर आई गजल इस दौर में कोठी के जीने से। कोठी के सीढ़ियों से उतर आई है लोगों के पीछे गजल। अदब का आईना उन तंग गलियों से गुजरता है, जहां बचपन से सकता है लिपटकर मां के सीने से। बहारे बेकिरा में ता कयामत का सफर ठहरा, किसी जिसे साहिल की हसरत हो उतर जाए सफीने से। और देखिए फिर एक कवि का नाम कैसे आता है, जाहिर है कि उस कवि का प्रभाव कहीं वो महसूस करते हैं। अदीबों की नई पीढ़ी से मेरी ये गुजारिश है, संजो कर रखें धूमिल की विरासत को करीने से। धूमिल की विरासत, ये जलती हुई विरासत, ये धूमिल खौलती हुई जो कविता है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल ने कहा था, उस विरासत की बात। अब मैं आपको एक गजल, जहां मुझे लगता है कि थोड़े विचार की सीमा दिखाई पड़ती है, अदम गोंडवी के रामनाथ सिंह जिनका असली नाम था, वो गजल आपको सुनाता हूं, उसमें बात करेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की वो बात लिखेंगे, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे। सदियों से जो उपेक्षित रहे श्रीमंतों के हरम सजाकर, उन दलितों की करुण कहानी मुद्रा से रैदास लिखेंगे। मुद्रा, यहां मुद्रा राक्षस हैं, लखनऊ के जाने माने लेखक जो थे, उन दलितों की करुण कहानी मुद्रा से रैदास लिखेंगे। अब देखिए जो गजल की का शेर आ रहा है, उसमें मैं थोड़ा हैरान होता हूं। लगता है कि क्या ये लोकप्रिय फिलोसफी का असर था, जो एक पूरब पश्चिम का झगड़ा होता है। प्रेमचंद की रचनाओं को एक सिरे से खारिज करके ये ओशो के अनुयायी हैं, काम सूत्र पर भाष्य लिखेंगे। अब प्रेमचंद की रचनाओं को खारिज करने का मामला तो हिंदुस्तान में कहीं हो नहीं सका। अगर कोई ओशो का अनुयायी है तो है, उससे इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। एक अलग ही छवि बनती है परंपरा भंजक होने से। तुलसी इनके लिए विधर्मी, देरिडा को खास लिखेंगे। तो ये जो चीज है, ये शेर पे आके मैं रुक जाता हूं। तुलसी इनके लिए विधर्मी, देरिडा को खास लिखेंगे। तुलसी बहुत सारे लोगों के लिए वाकई ऐसे हैं जो लगता है कि उस सनातन परंपरा को जो भेदभाव पे थी, जिसमें स्त्रियों और दलितों के साथ न्याय नहीं था, उसकी वकालत करने वाले कवि हैं। हालांकि वो महाकवि, उनसे बहुतों की श्रद्धा जुड़ती है, लेकिन तुलसी को देरिडा के मुकाबले खड़े करने की क्या जरूरत है, और ये कहने की कि इससे परंपरा भंजक होने की छवि बनती है। अगर कोई तुलसी की आलोचना करना चाहता है तो कर सकता है, अगर कोई देरिडा को पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। देरिडा में बहुत कुछ है जो मूल्यवान है, लेकिन शायद हमारा शायर शायद अपनी बिल्कुल जमीनी परंपरा की वजह से
एक हमला दरिदा पे भी कर जाता है। यहां मुझे लगता है कि शायरी जो है, तुकबंदी जो है, वो कुछ ज्यादा मुखर हो गई, विचार थोड़ा पीछे छूट गया। इनका आखिरी शेर है, इनके कुत्सित संबंधों से पाठक का क्या लेना देना, लेकिन ये तो अड़े हैं जिद पे अपना भोग विलास लिखेंगे। तो अपना भोग विलास ठीक है, चलो, ये पूरी गजल या इसमें कोई शक नहीं कि अदम गोंडवी की लगभग सारी की सारी गजलें बिल्कुल गरीब आदमी के पक्ष में, हाशिए के पक्ष में खड़ी गजलें हैं और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही गहराई से उस सरोकार को छूती हैं जिससे हमारी कविता कई बार आंख मिलाने से बचती है। जो उनकी बड़ी मशहूर रचना है, आइए ले चलूंगा मैं चमारों की गली में, ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। और उसके बाद वो जो कहानी कहते हैं एक दलित की बेटी की, असल में ये सच है कि इस तरह के विचार, इस तरह की कहानी में एक तरह का सरलीकरण आ जाता है। इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि दलितों के साथ, उनकी बेटियों के साथ कैसे अत्याचार होते हैं और कलम उसको किस तरह दर्ज करती है। लेकिन अदम गोंडवी जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो शायद कई बार अपनी गजलों को संप्रेषणीय बनाने के लिए, अपनी गजलों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए वो कुछ ऐसी उक्तियों का सहारा भी ले लेते हैं जो लोकप्रिय सी लगती हैं, लेकिन उनमें वो वैचारिक तेज नहीं होता है जो होना चाहिए। लेकिन ये एक आध जगह ही मुझे मिला, बाकी अदम गोंडवी तो अदम गोंडवी है। मेरी इस छोटी सी आलोचना से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ना भी नहीं चाहिए, वो हम सबके महबूब शायर हैं, इसलिए आज उनको याद किया। आने वाले दिनों में ऐसे कुछ और क्रांतिकारी शायरों और गीतकारों को मैं उन पर बातचीत करता रहूंगा। फिलहाल शुक्रिया।